हम लोग का चैप्टर 3 कल ओरल रिवीजन हो चुका है, ठीक है, एंड उसके पहले रिटन. So today we are starting chapter 4, written revision. Once you write A to E everything in your copy, revision, you finish your written revision, then tomorrow I will give you important questions of this chapter. लेकिन oral activity में सारा question पूछेंगे, A to E anything, ठीक है? So focus on your work. और अगर किसी का कोई प्रॉब्लम है तो चैट करके बताओ. ओके, चैट में क्या है? हाउ द इंस्ट्रूमेंट रेन क्या है? रेन गॉज इज यूज टू मेजर द रेनफॉल. ओके, ठीक है. ओके, हनी, हनी को क्या प्रॉब्लम? एक्सप्लेन हाउ द इंस्ट्रूमेंट रेन गॉज. ओके, रेन गॉज क्या है बाबू? ओपन इंस्ट्रूमेंट है जो खुली जैसे उसमें ना, जैसे उसमें मीटर इंच, मीटर नहीं इंचेस जो है उसमें, जैसे हम लोग का मेडिसिन वाला कोई भी चीज में जिसमें कितना मेडिसिन लेना है वो कप में हम लोग नापते हैं ना, तो वैसे ही एक स्केल लगा हुआ है जिसमें अलग अलग इंचेस में या सेंटीमीटर्स में रेन का है मार्क किया हुआ, ठीक. उस ओपन ओपन एक तरह से पॉट को खुले में रख देते हैं, तो बारिश जो हो रही है तो उसमें उस पॉट में भी पानी इकट्ठा होगा ना, ठीक है. तो उस पॉट में पानी इकट्ठा होता है तो वो सेंटीमीटर्स में दिखता है, कितने सेंटीमीटर बारिश हुई, इतनी हुई, इतनी हुई, इतनी हुई. क्योंकि जो तेज बारिश हो रही है वो लगभग आसपास के एरिया में लगभग एक जैसी ही होती है ना. तो किस एरिया में कितने सेंटीमीटर बारिश हुई, वो रेन गॉज में पानी एक तरह से पॉट है, समझ लो, खुला खुला एक तरह का पॉट है जिसमें अगर बारिश हो रही है तो उसमें पानी जाएगा, ताकि हर तरफ से आसपास का एरिया खुला रहेगा ताकि एयर कहीं से ब्लॉक ना हो वाटर. तो खुला एरिया में वो ओपन पॉट की तरह उसको रखा जाता है और उसमें बारिश जो होती है पानी इकट्ठा हो जाता है और वो कितना सेंटीमीटर बढ़ा तो वो पता चल जाता है 1 आवर में कितना पानी बरसा, 24 आवर्स में कितना बरसा. तो पूरे ईयर्स का उस एरिया का मेजर कर लिया जाता है कि हाँ इस एरिया में पूरे साल में इतनी बारिश हुई. क्लियर? ओके, एनी अदर क्वेश्चन? ओके, नाउ हनी हैज प्रॉब्लम, ठीक है. चलो हनी को अनम्यूट करते हैं. हनी अनम्यूट. हाँ बाबू पूछो, बिल्कुल पूछो, बिल्कुल. हम्म. चित्तौड़गढ़ बाबू, चित्तौड़गढ़, ठीक है. उस समय महाराणा प्रताप है, कुंभा है और बहुत सारे लोग हैं उसके पहले. उन लोगों का हिस्ट्री बोलते हैं कि 1000 ईयर्स के लगभग वो फैमिली के लोग सब वहां पे राज करते रहे. मतलब राज करते रहे मतलब पूरे एरिया पे एक साथ नहीं, कभी कुछ हारे होंगे, कुछ जीते होंगे, कुछ किला होगा, कुछ वैसा, वो फैमिली कंटिन्यू करती रही, ठीक है. लेकिन अलग अलग टाइम में अलग 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 एरिया के लोग जैसे अटैक करके एक दूसरे का एरिया कैप्चर भी कर लेते थे ना, ठीक है. तो बाबू कितनी बार अटैक हुआ होगा इतना तो क्योंकि पिछले समय से कब तक कितनी बार अटैक हुआ होगा ये तो एग्जैक्टली नहीं कहा जा सकता है, या फिर उसको सर्च करके देखना पड़ेगा, ठीक है, कि कितनी बार अटैक हुआ. जैसे कोई टाइम, खास टाइम पीरियड में हम लोग देख लेते हैं कि हाँ 20 साल में इतनी बार अटैक हुआ, 10 साल में इतनी बार, लेकिन टोटल कितनी बार अटैक हुआ उसका तो रिटन हिस्ट्री जब होगा उसी से पता चलेगा ना, है ना. और रिटन रिटन हिस्ट्री में भी एक प्रॉब्लम और है बाबू, जो जीतता है वो हिस्ट्री लिखता है, तो वो तो हमेशा अपनी तारीफ ही लिखता है ना. जैसे जैसे अभी हम लोग जो हिस्ट्री देखते हैं तो हम लोग हिस्ट्री मुगल चैप्टर्स हम लोग कितना डिटेल पढ़ते हैं, कौन किसके बाद आया, कौन क्या किया, कौन सा गुलाम वंश यहाँ स्थापित हुआ, सारा कुछ हम लोग डिटेल देखते हैं. और यहाँ के जो राजा उन लोगों से फाइट कर रहे थे, बाहर से ही तो आए थे ना ये लोग, यहाँ के तो थे नहीं. तो यहाँ के जो राजा थे जो उनसे फाइट किए, लंबे समय तक उनको रोक के रखे, ठीक है, कन्वर्जन को स्टॉप करके रखे, उनके बारे में ज्यादा डिटेल हम लोग बुक में अभी नहीं देखते हैं. इसका रीजन क्या है? क्योंकि जो जीता, जो पावर में है
हिस्ट्री भी तो वही लिखेगा ना, लिखता है। ठीक है, तो हम्म हम्म हाँ बाबू, वो अलाउद्दीन का था, फिर बाद में अकबर, अकबर, औरंगजेब, औरंगजेब का भी राजपूत के साथ लगातार लड़ाई चलता रहा, लगातार। उसके वजह से हम लोग जो मुगल एम्पायर के डिक्लाइन का रीजन पढ़ते हैं, उसमें ये भी पढ़ते हैं ना कि औरंगजेब का लगातार मराठा, राजपूताना, ये सब के साथ लंबा युद्ध चलता रहा, तो उसके वजह से वो वीक हो गया, है ना। अकबर के टाइम में क्या था, मैरिज रिलेशन की वजह से वो रिलेशन बना के फोर्स करके जैसा हो, फिर भी एक शांति कुछ समय के लिए क्रिएट की गई थी। लेकिन औरंगजेब सबके साथ लगातार लड़ाई कर रहा था ना, तो उसके वजह से सपोर्ट जो था वो मिलना बंद हुआ। बाद का रूलर सब, क्योंकि उन लोग को लग्जरी की आदत पड़ गई थी महल में, तो वो लोग उस तरह के वॉरियर भी नहीं थे, है ना। तो डिक्लाइन, उसके बाद ब्रिटिशर्स भी आ गए, उनका इन्फ्लुएंस बढ़ता चला गया। तो ये सारा कुछ हम लोग देखते हैं। राजस्थान का, राजपूताना का हिस्ट्री, मराठा का हिस्ट्री, क्योंकि ये लोग बाहर के लोगों के साथ लड़ाई कर रहे थे, रोकने का काम कर रहे थे, ठीक है, बहुत बहादुरी से लड़ रहे थे। ये लोग ऐसा नहीं कर रहे थे कि जिसको हरा दिए उसकी औरतों को लूट लिए, बच्चों को मार डाले, बूढ़ों को काट दिए, या गुलाम दास बना लिए। इंडिया में ऐसा कभी नहीं रहा, हारे हुए को कभी दास नहीं बनाया गया इंडिया में, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक के दरबार में हम लोग कितना पढ़े थे, कितने गुलाम थे, दास, कितने दास थे, 1,80,000 पढ़े थे हम लोग, या 20,000 था, 1,60,000, है ना। सोचो इतना नंबर्स दास का, तो ये कोई खुद से जाके दास बनना तो नहीं होगा ना, बनाया गया होगा ना। और ये सारे लोग जो लूटा गया, जहां जिस एरिया को हराया गया राज्य को, ठीक है, वहां की औरतें होंगी, वहां के लोग होंगे जिसको दास बनाया गया। ओके, कृष्णराज, व्हाट इज योर क्वेश्चन? Alauddin attacked Chittor to marry Queen Padmini. Yes, yes, he wanted पद्मिनी की ब्यूटी से, रानी पद्मिनी की ब्यूटी से वो अट्रैक्टेड था, ठीक है, ठीक। हम लोग को हिस्ट्री इसीलिए ना बाबू, हम लोग को हिस्ट्री जो पता चलती है, ये सच बात है कि हम लोग तो उस समय थे नहीं, उस समय वीडियो भी नहीं था कि रिकॉर्ड हो गया, फिर हम लोग को उस समय के बारे में कैसे पता चलता है। तो होता क्या है, जो हिस्ट्री होती है वो रिटन फॉर्म में होती है जनरली, ठीक। उसके अलावा रिटन फॉर्म में होती है, या फिर उस एरिया के लोग जो है वो कहानियां बना के उसको नोट कर लेते हैं, रिकॉर्ड बना देते हैं, एक बुक में लिख लिए, रिकॉर्ड किए, फिर अपने जनरेशन आफ्टर जनरेशन वो सुनाते हैं लोगों को, ठीक है, अपने बच्चों को सुनाते हैं, लोगों को सुनाते हैं, तो उस तरह से। लेकिन उसमें चेंज आता रहता है। फिर बुक्स होती है, मान लो जो मॉडर्न हिस्ट्री लिखी गई होगी वो तो है ही है, लेकिन जो हारने वाले, ऐसा थोड़ी है कि वो अपनी, या हारने वाले या जिनकी हिस्ट्री को दबाया गया वो लोग अपना रिकॉर्ड नहीं रखे हैं, वो लोग भी लिखते ही है ना। जैसे रामायण, महाभारत या पुराण जो है, उससे हम लोग को उस समय के बारे में पता चलता है ना, वो भी एक तरह से हिस्ट्री है उस समय की, किस एरिया में कौन राज करता था, कौन राजा था, कौन बलशाली था, क्या था, वो सारा इंफॉर्मेशन हम लोग को मिलता है ना उस समय का। तो बुक्स जो होती है किसी भी समय की, वो एक इंडिकेशन होती है, एक तरह से हिस्ट्री रहता है उसमें, है ना। चलो अब फोकस करो चैप्टर 4 पे। चैप्टर 4 पे हम लोग, ठीक है, हम लोग डिस्कशन करना चाहे कर सकते हैं। हाउ डज समटाइम्स क्लाउड्स गेट्स बर्स्ट। बाबू, चैप्टर 4 रिवाइज करना है या जनरल डिस्कशन करना है? चलो ये लास्ट एक क्वेश्चन हम एक्सप्लेन करें, हाउ डज क्लाउड बर्स्ट, है ना। होता क्या है ना कि जब टेम्परेचर बहुत हाई हुआ, ठीक, ओशन के पास से, या तूफान आया, उसके वजह से ज्यादा क्लाउड्स का फॉर्मेशन हुआ, या मॉनसून टाइम है उस समय क्लाउड्स का फॉर्मेशन हुआ, तो बहुत सारा क्लाउड जो है वो किसी पहाड़ के एरिया में, पहाड़ी एरिया में खासकर क्लाउड बर्स्ट होता है।
क्योंकि प्लेन के एरिया में तो क्लाउड को आगे बढ़ने का एयर के साथ जगह मिल जाता है ना, ठीक है। लेकिन पहाड़ जहां होता है तो क्लाउड क्या होता है कि पहाड़ के वजह से वो रुक जाता है वहां पे, और उसके पीछे और क्लाउड्स फॉर्म होके एयर के साथ आके उस माउंटेन के पास इकट्ठे होते रहते हैं, ठीक है। या फिर माउंटेन का एरिया ठंडा भी होता है, तो ठंडा होके वो वाटर मॉलिक्यूल जो है वो नीचे आएगा ना, गर्म होके ऊपर जाएगा, ठंडा होके नीचे आएगा। तो उस इस वजह से क्या होता है कि माउंटेन के पास बहुत सारा बादल इकट्ठा हो गया जिसमें बहुत पानी है, ठीक है। और वो अचानक इतना हैवी हो गया, इतना हैवी हो गया कि वो अचानक फट गया। बादल फटना जिसको हिंदी में बोलते हैं, वो अचानक सारा पानी एक साथ नीचे आ गया। जनरली क्या होता है, बारिश होती है तो धीरे धीरे उसमें पानी बरसता रहता है या तेज भी बारिश होती है। लेकिन क्लाउड बर्स्ट जो होता है वो छोटे से एरिया में लंबे समय बारिश नहीं होती है, बल्कि अचानक तुरंत बारिश हो जाती है, आधे घंटे एक घंटे, और वो सारा पानी छोटे से एरिया में वो नीचे आ जाता है। और ये जब पहाड़ पे बरसता है इतना पानी इतनी तेज धार के साथ, तो वो बहुत डेंजरस होता है। उसकी वजह से क्या होता है कि बड़ा बड़ा माउंटेन का जो पत्थर है वो सड़क के नीचे आने लगता है ना। या फिर उतना पानी अचानक से फ्लड आ जाती है, बाढ़ आ जाती है, सडन फ्लड, है ना। अब कोई रोड पे जा रहा है, अचानक माउंटेन एरिया में ऊपर में क्लाउड बर्स्ट हुआ, फटा, तेजी से पत्थर बहा, ऊपर से पानी आ गया। अब उसको टाइम ही नहीं मिलता है कि वो अपनी कार को कहीं सुरक्षित निकाल ले, है ना। लोगों का सारा सामान रोड पे रह जाता है, लोग उसमें फंस जाते हैं और उसमें बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। इस साल भी हम लोग क्लाउड बर्स्ट देखे, है ना, उत्तराखंड के एरिया में जहाँ पहाड़ी एरिया है। और होता क्या है ना, पहाड़ी एरिया में भी होता क्या है कि पहाड़ की जो वैलीज होती है, यानी दो पहाड़ के बीच की जो जगह होती है, तो वो नीचे होती है। तो जनरली लोग क्या करते हैं, उसी एरिया में बस जाते हैं, क्योंकि पहाड़ पे तो जगह ज्यादा है नहीं, उबड़ खाबड़ है। तो दो पहाड़ के बीच की जो वैली होती है उसमें लोग घर बना लेते हैं। तो वहां पे खतरा और ज्यादा होता है अगर क्लाउड बर्स्ट हुआ, ठीक है, या अचानक फ्लड आ गई, तो ऑब्वियस है वो तो ये खाली जो जगह है, उसी में से पानी गुजरेगा ना, है ना। तो ऐसे क्योंकि ये लोग ऑलरेडी उसी एरिया में है, रिवर जहां से पानी जहां से बहेगा उसी एरिया में इनका घर है, दुकान है, सब रहते हैं। तो इनको बहुत ज्यादा नुकसान होता है उसके वजह से। ओके, एनी मोर क्वेश्चन? हाँ, तो ग्लेशियर ग्लेशियर आउटबर्स्ट हुआ, ग्लेशियर के ऊपर वैसे वैसे बारिश हुई ना ग्लेशियर के ऊपर, तो वो पानी और बर्फ वो तेजी से, हाँ, उससे वो बर्फ गली, वो फिर तेजी से उसमें ग्लेशियर के साथ आउटबर्स्ट हुआ, ग्लेशियर भी गल के नीचे आया पानी के साथ। सब डिवाइडेड, सब डिवाइडेड, सब का मतलब और छोटे पार्ट में, और छोटा। जैसे मान लो एक केक को हम लोग दो पार्ट में बांटे, घर में दो लोग हैं, एक केक आया, उसको आधा आधा किए, लेकिन अचानक दो फ्रेंड और आ गए, तो अब उस आधा आधा को अब चार पार्ट में करना पड़ेगा ना, चार लोगों में बांटना पड़ेगा। तो वो सब डिवाइडेड, यानी और डिवाइड करना, दैट इज सब डिवाइडेड। ओके, रेसिडुअल सॉइल। रेसिडुअल सॉइल, रेसिडुअल का मतलब जो बच गया, ठीक है। जैसे जैसे पानी, बारिश हो रही है, वो बारिश का पानी जो है वो बहुत सारे पत्थर से, पहाड़ से गुजर रहा है, ठीक। तो वहां पे जो केमिकल्स हैं या जो मिनरल्स हैं स्टोन में, उसमें बहुत सारे सॉफ्ट भी होते हैं और पानी का फोर्स भी रहता है, तो वो उससे निकल जाते हैं या पानी में घुल जाते हैं, ठीक है। तो वो जो वहां जमा हो गए, पीछे रह गए, वो रेसिडुअल सॉइल है। और जो बह के पानी के साथ दूसरे जगह जमा हुआ, बह के दूसरे जगह चला गया, वो ट्रांसपोर्टेड सॉइल है, जो बह के आया है। और रेसिडुअल सॉइल जो पीछे रह गया उसी जगह पे, दैट इज रेसिडुअल सॉइल। ओके, रिपीट, A4 B3 एंड B4, A4 B3 एंड B4। अच्छा चलो ठीक है, इसको देखते हैं।
चलो ए बी एंड बी 4, ठीक है, रुक जाओ, चैप्टर 4 निकालने दो। ओके, व्हाट इज A4? A4 में क्या है, लेट मी सी। A4, which one of the following is the main cause of global warming? ग्लोबल वार्मिंग बाबू एयर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन होगा इसका, क्योंकि एयर गर्म होती जा रही है, इतना सारा इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रैफिक की वजह से गैस निकलती है, वो एयर गर्म होती जाती है, पॉल्यूशन बढ़ता जाता है, तो वो ग्लोबल वार्मिंग उसकी वजह से हो रही है ज्यादा। ओके, B3, ऑल वेदर फेनोमेना अकर इन ट्रोपोस्फेयर, ठीक है, B3 ट्रोपोस्फेयर। ओके, और कौन सा क्वेश्चन है, B4, atmospheric conditions over a long period of time and on a large area is called climate. Climate, ठीक है, any more question? Is it clear? सबको सुनाई दे दिया? किसी का कोई और क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं? ठीक है, वेरी गुड। चलो अब लिखने का काम शुरू अच्छे से करो, फोकस ऑन योर रिटर्न वर्क। ठीक है, कल के क्लास में हम लोग ओरल एक्टिविटी चैप्टर 4 का कर लेंगे, हम लोग का ज्योग्राफी फिनिश हो जाएगा, है ना। एक क्लास में तुम लोग का है ना, ज्योग्राफी का जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसका ओरल एक्टिविटी या रिटर्न पहले देंगे बिना देखे लिखने, और फिर उसी से क्वेश्चन आंसर पूछ लेंगे, जितने चैप्टर्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया जा रहा है, ठीक है। ज्योग्राफी का जैसे इस चैप्टर का कल दे दिया जाए, आज पहले लिख लो फिर कल देते हैं। जैसे E5 तुम्हारा क्वेश्चन हम अक्सर आता है एग्जाम में, राइट द डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट, ये क्वेश्चन आता ही आता है, तो ऑब्वियसली वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, D5 जो है, व्हाट टाइप ऑफ क्लाइमेट डज इंडिया हैव, ठीक है, सिंपल है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। D5, और ये E3 भी, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ओजोन गैस, व्हाई इज ग्लोबल वार्मिंग अ थ्रेट टू लाइफ ऑन अर्थ, E3 एंड E5, ये दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ई में। लेकिन फिर भी कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे है, लेकिन कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए हम लोग सारा कुछ रिवाइज करेंगे अच्छे से, ठीक है। आज चैप्टर 4 कौन भेजेगा ग्रुप में, यशस्वी भेजेगी, ठीक है, ठीक है, यशस्वी भेज देगी। आफ्टर क्लास यशस्वी, ठीक है, फिर उसको हम शेयर कर देंगे ग्रुप में एंड स्नैप पे भी। ओके यशस्वी, हिस्ट्री में हम लोग का कितना चैप्टर्स इसमें सिलेबस में देखियो, अनम्यूट, कृषराज अनम्यूट एंड यशस्वी अनम्यूट। ओके, कितना चैप्टर्स हम लोग को ये रिवीजन के लिए बचा है हिस्ट्री में, 30,
दिल्ली सल्तनत है ना, यानी 1 2 3 4 5 चैप्टर्स है हिस्ट्री के लिए। ठीक है, ठीक है। एंड सिविक्स के लिए 3 चैप्टर्स है, 20 तक ना, मीडिया तक, है ना। ठीक है, ठीक है। ओके, ठीक है, हम लोग के पास सफिशिएंट टाइम है, आराम से एक एक चैप्टर को 2 2 दिन हम लोग दे सकते हैं। ठीक है, सारे बच्चे रिटन रिवीजन A to E अच्छे से करेंगे। हाँ, यशस्वी को बोल दिए बाबू, तुम तुम नेक्स्ट चैप्टर भेज देना। तुम हिस्ट्री का चैप्टर जो नेक्स्ट करेंगे उसमें तुम भेज देना। ठीक है, हनी वांट्स टू टेल समथिंग। ओके, हनी अनम्यूट, बोलो। हाँ बाबू, बिल्कुल, बिल्कुल। सादर्न ओशन, क्योंकि वहां का बर्फ पिघल के वाटर के फॉर्म में दिख रहा है। हम्म, ठीक है, उसका डिटेल, उसका जो वीडियो होगा डिटेल होगा, वो ग्रुप में शेयर करना। ठीक है, ओके। क्योंकि उसका डिटेल जब कोई भी सुनेगा ना, तो वो ज्यादा इंफॉर्मेशन दिमाग में याद रहेगी, है ना। ओके बाबू। स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर जो है इस चैप्टर का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें से छोटा छोटा या तो स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, इसकी ड्राइंग, इसका ग्राफ बनाने आ जाता है, पिक्चर बनाने और उसको लेबल करने। ठीक है, वैसे भी आता है, या फिर अलग अलग स्फेयर का इम्पोर्टेंस जो है वो भी आता है अलग अलग। लाइक ट्रॉफोस, पेज नंबर 24। ठीक है, ये ड्रॉ करने भी आता है, लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, ये आता है एग्जाम में ड्रॉ करने। लेबल एंड ड्रॉ पे क्वेश्चन रहता है ना, 2 क्वेश्चन रहता है ना। हाँ, हाँ, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, ये इसमें ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, है ना, ये सारा मेसोस्फियर एंड थर्मोस्फियर, ये चारों का स्फीयर हाइट कितना है और उसका यूज क्या है। जैसे ट्रोपोस्फियर, सारा वेदर कंडीशन इसी स्फीयर में टेक जगह लेता है ना। तो वेदर चेंजेस जो होता है, जैसे बादल, क्लाउड बर्स्ट, डस्ट पार्टिकल्स, वेपर्स रहती है यहाँ पे, तो ये सारा कुछ ट्रोपोस्फियर में होता है। एंड स्ट्रेटोस्फियर, क्या बाबू?
हाँ हाँ, वो भी आ सकता है, वो भी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। वो सिंपल होता है, वो छोटे से तुम लोग पढ़ रहे हो, बिल्कुल आ सकता है। ठीक है। स्ट्रेटोस्फेयर का इंपॉर्टेंस क्या है? क्योंकि इसमें अब वाटर और वेपर जो है या डस्ट पार्टिकल्स है, वो ना के बराबर है, क्योंकि ट्रोपोस्फेयर में ही वो सारा का सारा है। तो यहाँ पे जब बादल और डस्ट नहीं है तो ऑब्वियस है क्या होगा, दूर तक नजर आएगा, है ना? तो दूर तक नजर आएगा, तो इसका मतलब यहाँ पे एरोप्लेन फ्लाई करेंगे, है ना? यस। और इसी में स्ट्रेटोस्फेयर में एक ओजोन, ओजोन जो है ऑक्सीजन, वो भी स्पेशल टाइप का ऑक्सीजन है। ठीक है, वो भी यहीं पाया जाता है, ओजोन लेयर। यस यस यस। ठीक है, तो ये स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर वाले पार्ट में एंड मेसोस्फेयर के नीचे वाले पार्ट में। तो यहाँ पे क्या करता है, एक्ट एज अ फिल्टर। इसका काम क्या है, एक्ट एज अ फिल्टर। और हार्मफुल, फिल्टर का क्या काम है, हार्मफुल चीजों को एब्जॉर्ब कर लेना, रोक लेना। यस, तो ये भी एब्जॉर्ब कर लेता है हार्मफुल अल्ट्रावायलेट सनरेज को। ठीक है, तो शील्ड की तरह काम करता है, अर्थ के लिए शील्ड की तरह, फिल्टर जो है, फिल्टर या शील्ड, उसके तरह काम करता है। यस यस, कवच, वेरी गुड। मेसोस्फेयर क्या है, मेसोस्फेयर में क्या है, कोल्ड लेयर है ये। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें मेट्योर्स जो है, यानी ऊपर से जो मेट्योर्स फॉल करते हैं, ठीक है, उल्का पिंड जिसको बोलते हैं, ठीक, वो इस लेयर में आके बर्न हो जाते हैं, जल जाते हैं, जिसकी वजह से वो धरती तक पहुंच के नुकसान नहीं पहुंचा पाते हैं। मान लो हम लोग कार से कहीं जा रहे हो, स्कूल बस से कहीं जा रहे हो, हमारे ऊपर इससे ऊपर माथे पे आके पत्थर गिरे अगर दूसरे किसी ग्रह का, तो क्या होगा, सर फूटेगा ना, हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा ना। तो ये मेसोस्फेयर क्या करता है, यहीं पे वो बर्न हो जाता है इसी लेयर में। तो अर्थ के लोग सुरक्षित हो जाते हैं उसके वजह से। ठीक है, लेकिन कभी कभी कोई कोई इतना बड़ा मास होता है कि वो पूरा बर्न नहीं हो पाता है, तो वो नीचे आके फिर भी उसका टुकड़ा जमीन तक पहुंच जाता है। ठीक है। और थर्मोस्फेयर, थर्मो, थर्मो यानी गर्म, इसके नाम से हम लोग जैसे थर्मस, थर्मो, तो गर्म। तो गर्म क्या, यहाँ पे आयन पार्टिकल्स मिलता है, तो इलेक्ट्रिसिटी चार्ज रहती है उसमें, आयन पार्टिकल्स में। ठीक है, तो इसके वजह से वायरलेस कम्युनिकेशन इस थर्मोस्फेयर का बहुत इंपॉर्टेंट फीचर। क्लियर है? ऑब्वियसली ऑब्वियसली ये सैटेलाइट, सैटेलाइट का एरिया है, उसी की वजह से सैटेलाइट के थ्रू सिग्नल्स रिसीव किए जाते हैं या सेंड किए जाते हैं। वायरलेस कम्युनिकेशन सैटेलाइट की वजह से पॉसिबल है ना, है ना? तो अभी अभी बताया था ना बाबू कि वो जल तो जाता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वो जो टुकड़ा है वो बहुत बड़ा रहता है। मान लो 1 मीटर, 1 मीटर का अगर टुकड़ा है, तब तो वो नीचे आके जल गया, नीचे आते वक्त जल गया। लेकिन अगर वो 500 किलोमीटर जितना एरिया, अगर उसका एरिया रहा, तो क्या होगा, तो बर्न होगा, लेकिन उसके बावजूद बहुत कुछ बच जाएगा और वो अर्थ तक पहुंच जाएगा। ऐसा होता है, बहुत जगह ऐसा होता है। ठीक है, उसके वजह से क्रस्ट बनता है जमीन में, फिर उसमें पानी भर जाता है, वो ऐसा बहुत सा झील है यहाँ पे, जो उसी वजह से, मेट्रोइड्स की वजह से बना है। ठीक है, जमीन में गड्ढा हो जाता है, फिर उसमें पानी भर गया, उसके आसपास जंगल है। तो अगर गूगल पे सर्च करोगे तो हम लोग को इस तरह का सरफेस, अर्थ के सरफेस पे मिल जाएगा स्ट्रक्चर। ठीक है, ओके। तो ये चारों को दिमाग में सेट करके रखना कि किसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या होता है वहां पे। ट्रोपोस्फेयर में वेदर कंडीशंस जो होती है, क्लाउड फॉर्मेशन, बारिश, जो भी वेदर कंडीशन है, वो यहीं पे कंटिन्यूसली चलता है। ठीक है, ये चारों चीज का इंपॉर्टेंस, क्या क्या काम होता है, वो याद रखना जरूरी है। और उसका हाइट कितना है वो भी। यस यस। और इसी में ट्रोपोस्फेयर में 1 सेंटीमीटर
टेम्परेचर कम होता जाता है जैसे जैसे हम लोग 165 मीटर ऊपर जाते हैं। इसीलिए माउंटेन में, क्योंकि ये हाइट बहुत ज्यादा हो जाता है, तो माउंटेन का टेम्परेचर बहुत कम होता है इसी वजह से। हाँ। 6 165 मीटर है बाबू, 165 मीटर पे 1 सेंटीग्रेड का अंतर आ जाता है। मीटर पे ही है ये अंतर। ठीक है। ओके। इसको हम लोग नॉर्मल लैप्स रेट अंडरलाइन किए हुए हैं ना, सर्कल किए हुए हैं ट्रोपोस्फेयर में, है ना। सो व्हाट इज नॉर्मल लैप्स रेट, अगर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का आता है तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड ये जो है, ऑन एन एवरेज द टेम्परेचर डिक्रीजेज एट अ रेट ऑफ 1 डिग्री सेंटीग्रेड विथ एवरी 165 मीटर एसेंड, एसेंड यानी ऊपर जाने पे, है ना। दिस इज कॉल्ड नॉर्मल लैप्स रेट। ओके।